हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसका प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो हम बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को फाई ई डिनोट करें, फाई ई लें तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू Q/ε0, जहाँ पर Q जो है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। ठीक है, फाई ई जो है फ्लक्स है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी एस जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक रैंडम कोई सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसके अंदर एक आवेश ले लेते हैं Q, है ना, किस पॉइंट पर है, O पॉइंट पर। ठीक है, अब इस तरफ से इधर जो है अगर फ्लक्स निकलता है इधर बाहर की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ड्रॉ करते हैं, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है ds। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है फ्लक्स का डायरेक्शन है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है E। ठीक है, और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन है ds। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल का डायरेक्शन है ds और ये जो लाइन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोनों के बीच में एंगल बनता है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने यहाँ लिया हुआ है इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इसको ये है चार्ज Q जो कि प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर घन कोण है ओमेगा। घन कोण आप जानते ही हैं, सॉलिड एंगल, है ना। जो ऐसा कोई अगर क्लोज्ड सरफेस होता है तो क्लोज्ड सरफेस का एक छोटा सा हम हिस्सा ले लेते हैं और ये जो छोटा सा हिस्सा है इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर किसी बिंदु पर जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं घन कोण। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट O से पॉइंट यहाँ तक की दूरी जो है ये है आपका R। ठीक है, एक मिनट, ये पॉइंट है R, हमने ले लिया। O से इस पॉइंट के बीच की दूरी है कितना, R। ठीक है, तो अब जो है हमको निकालना है फ्लक्स कितना होता है इस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, किसी एक बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना। Q चार्ज के कारण जो है, इस Q चार्ज के कारण, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है ना, Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इस Q चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसके कारण जो है किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो R दूरी पर रखा हुआ है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो है जो हमने क्लोज सरफेस ड्रॉ किया था इसमें हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया था, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला अल्प फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई, स्मॉल है इसलिए डी फाई ई डिनोट करेंगे, बोलेंगे, है ना। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट किसका, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है उसका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, डी फाई ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ठीक है, तो ये हो गया कॉस। ठीक है, और E और डी एस के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो उसका हम लेंगे कॉस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट अप करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r², फिर ds और cos थीटा। ठीक है, ds और cos थीटा, इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे Q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये जो है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है सॉलिड एंगल डी ओमेगा का वैल्यू, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये है डी ओमेगा। ठीक है, वेयर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन, एक मिनट नहीं दिखाई दे रहा होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू है जो सॉलिड एंगल है उसका। ठीक है, जो ये छोटा सा एरिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो स्मॉल एरिया है डी एस जिसका सरफेस एरिया है, तो ये जो है इस पॉइंट क्यू पर एक सॉलिड एंगल बनाता है ओमेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा जो है ये पूरा सरफेस एस, इस बड़े वाले सरफेस को अगर हम एस डिनोट करें तो ये इस पॉइंट ओ पर एंगल बनाता है सॉलिड एंगल ओमेगा। लेकिन ये जो छोटा सा है ना डी एस, ये सॉलिड एंगल बनाता है डी ओमेगा, है ना। ये छोटा सा एरिया डी ओमेगा बनाएगा, ये पूरा एरिया एस जो है ओमेगा बनाएगा। ठीक है, तो हमने छोटे वाले को लिया है इसलिए यहाँ पर लिखा है डी ओमेगा। ठीक है, अब जो है ये जो है हो गया छोटे वाले एरिया के लिए। अब जो पूरा सरफेस एरिया एस है ना, पूरे सरफेस एस के लिए, ठीक है, इसको फिर से लिख दिया हूँ, पूरे सरफेस जो क्लोज्ड सरफेस है एस उसके लिए, है ना, पूरे क्लोज सरफेस एस के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो पूरे एरिया से निकलने वाला फ्लक्स को हम फाई ई डिनोट करेंगे और इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी फाई ई का। ठीक है, डी फाई ई का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। और डी फाई ई का वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। ठीक है, अब Q और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है ना, उसको हम सरफेस से इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं और ये बच गया डी ओमेगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन किसका, डी ओमेगा का। तो हम जानते हैं कि जो पूरा डी ओमेगा होता है ना, इसका जो है पूरा क्लोज्ड सरफेस के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये जो पूरा सरफेस है एस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल, उसका वैल्यू होता है ओमेगा, मतलब उसको लिखते हैं हम ओमेगा, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई, है ना। लिख दे रहा हूँ, चूंकि है ना क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा और इसका वैल्यू होता है 4 पाई। ये क्लोज, ये घन कोण है ना, ठीक है, सॉलिड एंगल, इसका वैल्यू होता है 4 पाई। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉरी फाई ई लिखेंगे, है ना, डी फाई नहीं होगा, अभी फाई ई होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। ठीक है, ये जो इसका वैल्यू है 4 पाई हो गया। ठीक है, तो ये 4 पाई कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो आ गया। ठीक है, उसके अंदर कुल उपस्थित चार्ज कितना है Q, और उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यही तो प्रूफ करना था। फाई ई जो कि है ना इस क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज सरफेस एस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स है, वो कितना होता है, उसके अंदर उपस्थित चार्ज Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, तो यहाँ आ गया। यही है गॉस रूल, है ना, गॉस का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम, यहाँ पर 2 कंडीशन होता है। ठीक है, जो अभी हमने बनाया उसका एक कंडीशन हो सकता है कि जैसे जो चार्ज है ना वो अंदर में हो। ठीक है, पहला कंडीशन, चार्ज Q इज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर में हो चार्ज, तो अभी हमने देखा कितना होता है, फाई ई इज इक्वल टू जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए
अगर ये जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है Q, ये जो Q चार्ज है इस प्रकार से हो कि कई छोटे छोटे चार्जेस का एडिशन हो, Q0 Q1 प्लस Q2 इस प्रकार से सभी का एडिशन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन Q, है ना। तो इसलिए हो जाएगा ये फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये है अगर बहुत सारे चार्जेस का, है ना, वहाँ पर गुच्छा रखा हो, यानी बहुत सारे चार्ज समूह में रखे हों, तो उसका वैल्यू होता है जो टोटल चार्ज है उसके अंदर उन सभी का एडिशन लेंगे, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन कि जो चार्ज है आउटसाइड, चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, आउटसाइड द क्लोज सरफेस, है ना। तो क्लोज सरफेस के आउटसाइड होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था ऐसा एक रैंडम मैं बना दे रहा हूं। अब ये जो चार्ज है यहां रखा हो, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये जो चार्ज है बाहर में रखा हो, प्लस Q चार्ज है बाहर में। ठीक है, यहाँ पर एक रैंडम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, है ना, इसका वैल्यू लेते हैं ds। ठीक है, गॉसियन सरफेस नहीं, मतलब एक सरफेस ds जहां से होकर के चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, तो ये मिडिल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसको ये, तो क्लोज सरफेस यहाँ सॉलिड एंगल बन गया ओमेगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है इस ओर है। ठीक है, ds का दोनों के बीच के एंगल बनता है थीटा। तो अब क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये है, ऐसा होकर के जा रहा है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो है क्लोज्ड बॉडी हो और उसके अंदर जो है ना, चार्ज नहीं रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो 0 होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज के अराउंड जो है बनता है। अब ये जो सरफेस है ये पूरा क्लोज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो 0 होगा ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में फाई ई मतलब जो फ्लक्स है वो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए यहाँ से जो फ्लक्स इसके अंदर घुस रहा है, ठीक है, फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ये इसके अंदर घुस रहा है, मान लो 4 ठो। ठीक है, तो ये 4 घुस रहे हैं और इसके अंदर बाहर निकल रहे हैं कितने, 4 ठो लाइन, 4 लाइन अंदर घुस रहे हैं, 4 लाइन बाहर निकल रहे हैं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, फाई बराबर 0, क्योंकि अंदर तो कोई भी सोर्स नहीं है ना ही सिंक है। ठीक है, अगर यहाँ सोर्स होता तो यहाँ से फ्लक्स लाइन बाहर निकलता, और उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं, जो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है जो क्लोज सरफेस के अंदर से निकलता है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर से तो कुछ नहीं निकल रहा है, इसके अंदर जो जा रहा है उतना वापस बाहर निकल जा रहा है, तो अंदर से तो कुछ नहीं निकल रहा है ना। जैसे 4 लाइन अंदर घुसा तो 4 लाइन बाहर आ गया, ना तो इसके अंदर सोर्स है ना ही सिंक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये प्रूफ होता है कि क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और गॉस जो थ्योरम है इसका हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम जो जैसे अभी हमने कूलॉम्स लॉ के सहायता से देखा कि एक पॉइंट से, कूलॉम्स लॉ की सहायता से देखा कि इस पॉइंट पर स्थित किसी चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसके कारण किसी दूसरे पॉइंट P पर रखे, है ना, -Q चार्ज या +Q चार्ज पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि यहाँ से r दूरी पर रखा है। तो इसको हम अब गॉस थ्योरम की सहायता से देखेंगे। अभी तक हमने नॉर्मली देखा था कूलॉम्स लॉ की सहायता से, उसको हम गॉस थ्योरम की सहायता से डिराइव करेंगे। ठीक है, कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, फिर एक चार्ज जो है डिस्क के कारण, चार्ज लाइन के कारण, चार्ज स्फेयर के कारण, सॉलिड स्फेयर के कारण, हॉलो स्फेयर के कारण, है ना, इन सभी के कारण किसी दूसरे बिंदु पर जो कि उससे r दूरी पर रखा है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में कोई डाउट हो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।